हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे सीटेट, यूपी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? इसमें बालक के प्राथमिक समाजीकरण माध्यम की बात की गई है। इसे कभी कभी ये पूछते हैं बच्चे का प्राथमिक विद्यालय क्या होता है। तो प्राथमिक विद्यालय जो होता है उसका क्या होता है? ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन 2 है विद्यालय, ऑप्शन 3 है परिवार, ऑप्शन 4 है सरकार। तो इसमें कौन सा प्राथमिक का समाजीकरण माध्यम है? जो समाज प्रथम जिसमें बालक सीखेगा तो भाई उसका प्राथमिक समाजीकरण माध्यम हो जाएगा। तो इसमें जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है उस पर है परिवार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट क्वेश्चन आंसर। आगे देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो इसमें ऑप्शन ए है बच्चे की गुण सोच जो होती है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा है बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है। क्या बच्चे की सोच निम्न हो सकती है वयस्कों से? कोई कोई बच्चा तो इतना प्रभावशाली होता है कि वह वयस्कों से भी उच्च श्रेणी का हो जाता है। बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी गलत है, क्योंकि सभी बच्चों की सोच बच्चे वयस्कों से बेहतर नहीं हो सकती। कोई एक ही आदि प्रतिभाशाली होता है। बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो ये भी मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न नहीं होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो होती है बच्चों की सोच जो होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ना कि मात्रात्मक रूप से। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे की अनुक्रमणिका, ऑप्शन 2 है वर्तुल प्रतिक्रिया, ऑप्शन 3 है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन 4 है विलंबित अनुकरण। तो इसमें बच्चे की कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की कौन सी विशेषता बताती है? तो वह बच्चे की विचारों की अनुक्रमणिका को दर्शाती है। आगे देखेंगे। जेंडर क्या है? तो जेंडर ऑप्शन 1 है एक आर्थिक अवधारणा है, ऑप्शन 2 है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, ऑप्शन 3 एक जैविक निर्धारण है, ऑप्शन 4 है एक सामाजिक संरचना। तो जेंडर जो क्या है वह एक सामाजिक संरचना है, क्योंकि ये समाज के द्वारा निर्धारित होता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन ए सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, दूसरा है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, तीसरा है शारीरिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, चौथा है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यापक आयामों की बात कर रहा है। तो बच्चे का शारीरिक विकास भी होना जरूरी है, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसमें इसके सारे पक्ष मिल रहे हैं। तो इससे जब इन सबका विकास होगा तो बच्चे का क्या हो जाएगा? व्यापक विकास होगा, क्योंकि इसमें शारीरिक विकास भी होगा, संज्ञान भी बच्चे का बढ़ेगा, सामाजिक विकास भी होगा और संवेगात्मक विकास भी हो जाएगा। तो ये बच्चे के व्यापक विकास की बात के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि, ऑप्शन ए है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। दूसरा है बुद्धि अविचारी रूप से सोचने की योग्यता है। तीसरा है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार की एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। आगे देखेंगे। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तथा तर्क आदि शामिल हैं। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि का एक राइट और बेहतर आंसर है इन सब में। बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं जो होती हैं शामिल होती है, क्योंकि हम जो जो चीज़ कर चुके होते हैं उनका अनुभव ही तो तथा सामर्थ्यों का समुच्चय ही एक बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं जो होती हैं वह शामिल होती है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट है। आगे देखेंगे। बुद्धि और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो ऑप्शन ए है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। क्या बच्चों को दंडित करना जरूरी होता है, पुरस्कृत करना? तो ये तो हमारे हिसाब से निगेटिव वर्ड है। सभी बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा उन्हें सीखने में सक्षम है, ये कुछ सही लगता है। आगे देखते हैं। बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी
क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है? क्या जो बच्चे जो होते हैं वह आनुवांशिक द्वारा पहले ही निर्धारित होते हैं कि वह कितना मतलब कितने कौशल में होंगे, कितना क्या पूर्व ही पहले निर्धारित हो जाता है क्या? छोटे बच्चे को आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या कर सकता है आगे। बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा तथा अधिगम क्षमता के निर्धारित तथा सीमित होती है। उनकी जो समाज होगा वैसा उसके अनुसार आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं ये किस टाइप का व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे हिसाब से गलत है ये भी, क्योंकि छोटे बच्चों को देखकर उनका कुछ भी पहले से ही बताने के रूप में हम लोग अक्षम होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित तथा सीखने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वे खुद ही जानते उन्हें क्या करना है, क्या कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को क्या ऑप्शन ए है खाली स्लेटों के रूप में देख सकते हैं, या छोटे वयस्कों के रूप में, या निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में देख सकते हैं, या सक्रिय अन्वेषणों के रूप में जब प्रगतिशील शिक्षा की बात होगी तो बच्चे को क्या हम सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, वह अगर उन्हें खिलौना मिल जाए तो उसको क्या खोल खाल के उसे देखने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो वह क्या होते छोटे वैज्ञानिक होते हैं, तो उन्हें सक्रिय अन्वेषणों के रूप में देखा जा सकता है, छोटे खोजी के रूप में। लेव बायस्कोस्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो अधिगम क्या ऑप्शन ए है अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, या एक व्यक्तिगत गतिविधि है, या एक निष्क्रिय गतिविधि है। जब लेव बायस्कोस्की के अनुसार बात करेगा तो लेव बायस्कोस्की ने समाज को एक महत्वपूर्ण भूमिका बताया है बच्चे के विकास में, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसे उसी अनुसार बच्चा क्या बनने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके अनुसार जो लेव बायस्कोस्की के अनुसार जो है वह एक सामाजिक गतिविधि है। आगे देखेंगे एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है तो उनका शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन 2 है उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए, यह कह देना चाहिए मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये सारे क्या है निगेटिव वर्ड्स, टैग वर्ड्स के जो टैग वर्ड आप देखेंगे ना तो उनके अनुसार ये सारे क्या है निगेटिव एनसीएफ 2005 के अनुसार ये सारे क्या है बेकार हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना चाहिए जब हम बच्चे को जो लाए हैं अनुभव, जो अपने साथ अनुभव लाए हैं उनको क्या उन्हें शामिल कर उनका संचय करेंगे तो उनके अंदर हीन भावना का अंत हो जाएगा। अगर उन्हें मना कर देंगे तो उनके अंदर जो कौशल है वो सारे क्या दबित रह जाएंगे। ठीक है, वे अपने साथ जो भी अनुभव लाए उनका उन्हें शामिल कर उनका संचय करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखेंगे एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह यदि ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। जो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की जो अवस्थाएं दी थी उनके अनुसार वो क्या करते थे, जब उनकी अवस्थाओं को पहचानना होता था तो वह एक कहानी सुनाया करते थे। इसमें जो हिंज वाली जो कहानी है वह अत्यधिक फेमस है। आगे देखेंगे तो वह कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो इसका ऑप्शन ए है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत, या आंतरिक उद्देश्य अभिविन्यास के अंतर्गत, या सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास के अंतर्गत, या फोर्थ है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत। क्योंकि बच्चा जो कहता है वह क्या कहता है वह उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो वह क्या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक वो भावना विकसित हो सकती है अगर वह चोरी करेगा तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो वह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं लेव बायस्कोस्की उन्हें क्या बोलते हैं, तो लेव बायस्कोस्की के अनुसार उनको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए समस्यात्मक वार्ता, दूसरा है व्यक्तिगत वार्ता, तीसरा अहम केंद्रित वार्ता, चौथा है भ्रांत वार्ता। जब वह मौखिक संवाद करते हैं तो लेव बायस्कोस्की जो है उसको क्या बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। आगे देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार एवं सीखना सिखाया जा सकता है। क्या उन्हें पुरस्कार और दंड देकर उन्हें अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है। दूसरा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हुए जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा इनोवेशन करते हैं।
मतलब उनको अपने ही हिसाब से ज्ञान का जैसे वो करते हैं, ज्ञान का संचरित तथा दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, क्या अपने आप खुद ही सीख सकते हैं बच्चे। प्रेक्षणात्मक अध्यात्मक की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं बच्चे और वे दुनिया के व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं अर्थात खोज करते हैं। मैंने आपको पहले से ही बताया, बच्चे को अगर खिलौना दे देते हैं तो वह क्या उसे खोल खाल के उसे सही करने का, फिर उसे दोबारा से सही करने का अभ्यास करता है। ठीक है, तो वे क्या होते हैं, बच्चे खोजी होते हैं तथा एक छोटे वैज्ञानिक भी उन्हें को बोला जाता है। आगे देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम ब्लैंक से ब्लैंक तक है। तो ऑप्शन ए परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। ऑप्शन 2 है शीर्षगामी तथा अधोगामी। ऑप्शन 3 है अधोगामी तथा शीर्षगामी। ऑप्शन 4 है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सूक्ष्म चालक विकास से स्थूल चालक विकास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। वय अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसको क्या बोलते हैं। जब वह वयस्क होने की स्टेज पे पहुंचने वाला या उसकी पहल जो करती है उससे पहले की स्टेज उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, तीसरा है मध्यावस्था, चौथा है पूर्व क्रियात्मक अवधि। जब वह क्या करता है, वयस्क होता है, तो वह उससे पहले की स्टेज जो होती है वह किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है बच्चे की संक्रमण की, वयस्क होने की संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था भी कहा जा सकता है, कहा किया जाता है। ये कथन है स्टैनले हॉल का तथा एडोलेसेंस पुस्तक भी स्टैनले हॉल की भी है, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या है, सामाजिक उथल पुथल तथा संवेगों की उथल पुथल अत्यधिक होती है, क्योंकि वह उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास जो होता है एक ही टाइम पे हो रहा होता है, तो इसीलिए संघर्ष तथा तूफान की अवस्था भी इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा है विकसित जेंडर पहचान, चौथा है जेंडर सिद्धांत। जब हम किसी चीज़ को एक विशेष लिंग या जेंडर के साथ संबंधित कर देते हैं तो वह कहलाती है जेंडर रूढ़िवादिता। अगर यह कहना क्या उचित है कि अब जो लड़के जो होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती हैं, तो यह क्या जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक जेंडर जो होता है किसी एक विशेष से संबंधित नहीं होता है। आगे देखेंगे। एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं उन्हें महत्व देता है। दूसरा, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तीसरा, वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। चौथा, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें हमें ऑप्शन लग रहा है वह होगा पहला, क्योंकि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी सांस्कृतिक सम्मान देता है एवं उनका महत्व देता है। अगर ये कहेंगे के बीच में तुलना करना ये भी गलत है, और सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को विशेष सांस्कृतिक समुदायों को बढ़ावा देना ये भी अनुचित है, तथा वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करना ये भी अनुचित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उसका फर्स्ट। आगे देखेंगे। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन है मुख्यधारा शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षण, तीसरा है एकीकृत शिक्षा, चौथा है पृथक्करण। इसमें 2009 किसकी वकालत करता है, वह करता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसमें जो होता है बच्चे पिछड़े बालक, सामान्य बालक तथा प्रतिभाशाली बालक को एक ही श्रेणी में लाकर शिक्षण देने की बात करता है 2009। बच्चे को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या चौथा है पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न हमें क्या करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, क्योंकि अगर प्रेरित नहीं करेंगे तो उनका के अंदर क्या
जो अपनी भावनाएं हैं वो क्या दबी रह जाएंगी। ठीक है, उससे बालक का क्या विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। या उसमें जो वो जानने की कोशिश करता है, अगर हम उसकी जो इच्छाएं हैं वही उसकी दबा देंगे तो बालक का विकास कैसे हो पाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। ऑप्शन ए है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया। चौथा एक जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, तो अधिगम जो है वह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला। आगे देखेंगे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विकास होता है तब विद्यार्थी जो होते हैं, ऑप्शन ए है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। या दूसरा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तीसरा है निश्चिंत हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। चौथा है उनका उत्साह भंग हो जाता तथा वे दबाव में आ जाते हैं। जब विद्यार्थी क्या उनकी योग्यताओं में सकारात्मक विश्वास होता है तो वे क्या होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होंगे। ठीक है, ना कि ये सब और भी जो दे रखे हैं ऑप्शन वो सारे क्या गलत हैं। आगे देखेंगे। ब्लैंक यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन ए है बहु सांस्कृतिक शिक्षा। दूसरा समावेशी शिक्षा। तीसरा है विशेष शिक्षा। चौथा है मुख्य धारा शिक्षा। तो वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े बालक तथा सामान्य बालक तथा प्रतिभाशाली बालक हैं, तो उनको क्या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा देने का प्रावधान है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत है। तो यह समावेशी शिक्षा यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन ए अन्वेषण एवं परस्परिक्रिया। दूसरा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तीसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। चौथा है निर्देश एवं संचालन। इसमें क्या कह रहा है, कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें अन्वेषण एवं परस्परिक्रिया ये भी राइट है। ठीक है, इसमें निगेटिव आंसर की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कंठस्थीकरण तथा स्मरण रखना ये क्या है, ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक कदम नहीं घटित होता है। ठीक है, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार है वह रटना तथा याद करने पर बल नहीं देता है। आगे देखेंगे। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं, ऑप्शन ए है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 2 है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तीसरा वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। इसमें देखो याद करने की बात की गई तो ये तो गलत हो जाएगा। वे श्याम पट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तो ये भी गलत है कि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या शिक्षक कक्षा में सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि वह विभिन्न गतियों एवं कार्यों में क्या होते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं जब वो प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे की गलतियाँ, ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं, प्रदर्शित करती हैं बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो ये तो ऑप्शन दोनों ही गलत हो गए। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत अभ्यास कर दें, क्या अगर वो कोई गलती करता है उससे कहते हैं बार बार लिख करो यही, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है जो उनके विचारों को अंतर्दृष्टि देखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि बच्चे की गलतियाँ जो होती हैं वह अधिगम प्रक्रिया का एक भाग हैं तथा विचारों को अंतर्दृष्टि देती हैं। आगे देखें। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार से विभिन्न कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन 2 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। थर्ड है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन जो होता है बच्चे का तो वो सिर्फ केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, ना कि उनका कोई, क्योंकि बालक का जो मूल्यांकन है आप नंबरों के अनुसार ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और बालक कोई जो होता है वो किसी में अलग अलग तरीक़ों में सही होता है। ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति अगर शिक्षण में कमज़ोर है तो वह किसी और कौशल में अच्छा नहीं है। आगे देखेंगे। क्योंकि सभी बालक जो होते हैं वह विशिष्ट होते हैं।
नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो इसका जो आंसर है होगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। सेकंड है संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित नहीं है। थर्ड है संज्ञान एवं संवेग जो है संबंधित नहीं है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। यहाँ पे जो बात कर रहा है स्थिति के सिद्धांत को दर्शाते जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, हतोत्साहित महसूस करते हैं तथा उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो वह क्या होते हैं? तो उनके जो संज्ञान एवं क्या संवेग जो होते हैं वे परस्पर संबंधित नहीं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन थर्ड है ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण। ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। क्यों संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण से भी है, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण से भी है, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण से भी है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य इन सभी से है। आगे देखेंगे एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। थर्ड है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देकर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। क्या बच्चों को जो उनके पुस्तक में सूचनाएं दी गई उस पर क्या याद करने पर हमें बल देकर क्या वो प्रोत्साहित हो सकते हैं? तो उनको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है भाई इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए इसी तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है। आगे देखेंगे वे विधियाँ जिनमें प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है परंपरागत शिक्षा, दूसरा है निगमनात्मक विधि, तीसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो वे विधियाँ जिनमें प्रयोग से विद्यार्थी की स्व पहल व प्रयास शामिल है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।